मध्य पाषाण काल। भारतीय संदर्भ में मध्य पूरा पाषाण काल। औजार। इस काल में मानव के औजार के निर्माण में बदलाव हुआ। इसके तहत उसने कोर के बजाय फलक, पपड़ी फलक पर भारी संख्या में निर्माण किया है, अतः इसे फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। ये औजार चर्द्र प्लस जैस्पर जैसे नरम पत्थरों से बने होते हैं। कोर, फ्लेक, खुरचनी, स्क्रैपर, बेधनी, पेंट, बेधक, बोरर, तछनी, ब्रुइन। मुख्य स्थल भारत में नेवासा, गोदावरी तट, महाराष्ट्र तथा नर्मदा घाटी में इस काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। मुख्य विशेषताएं। नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थल से अरुण ढोलकिया ने एक मानव जीवाश्म प्राप्त किया था। नर्मदा में हथनौरा नामक स्थल से अरुण ढोलकिया ने एक मानव जीवाश्म प्राप्त किया था। इसे हथनौरा नर्मदा मैन कहा जाता है। पूर्व में इसे होमो इरेक्टस जीवाश्म माना गया, लेकिन वर्तमान में इसे आद्य होमो सेपियंस का जीवाश्म माना जाता है। विश्व संदर्भ में निएंडरथल का संबंध इसी मध्यपूरा पाषाण काल से है। निएंडरथल मानव का संबंध मध्यपूरा पाषाण काल से है। उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल तक आते आते मानव आधुनिक हो चुका था, अतः उसकी गतिविधियों में पूर्व की अपेक्षा और तेजी से वृद्धि हुई। इसकी विशेषताएं निम्न है। ब्लेड, पॉइंट, बॉक्सर जैसे बेहतर फलक औजारों का निर्माण, हड्डी के औजारों का निर्माण हुआ, मछली मारने वाले कांटे, हार्पून का प्रयोग हुआ। इस काल में मानव ने कलाओं, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि का बेहतर प्रदर्शन किया है। कला के साक्ष्य भारत में मूर्तिकला। इस काल में मानव द्वारा वीनस, मातृ देवी की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बेलन घाटी में लोहदा नाला नामक स्थल से अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, अछमगढ़, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, सुंदरगढ़ उड़ीसा, जोगीमारा की गुफाएं झारखंड दक्षिण भारत। पाषाणकालीन चित्रों की गुफाओं की दीवारों तथा फर्शों पर पत्थर के नुकीले औजार से खुरदरा बनाकर चित्रित किया गया है। पाषाणकालीन चित्रों को गुफाओं की दीवारों तथा फर्शों पर पत्थर के नुकीले औजार से खुरदरा बनाकर चित्रित किया गया है। गेरुआ तथा मुख्य रंग सफ़ेद, हरा, पीला आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों, वनस्पति, खनिज आदि से किया गया है। इसे तेलियों बनाने के लिए अंडे की जर्दी तथा पशुओं की चर्बी का मिश्रण किया गया है। चित्रों का विषय भी शिकार तथा दैनिक जीवन से संबंधित है। हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, सुअर, जंगली भैंसा आदि जानवरों को घेर कर शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि ऐसा उन्होंने जादुई विश्वास के कारण किया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश भारत का पाषाणकालीन चित्रों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध स्थान है। इसकी लगभग 500 से अधिक गुफाओं में सैकड़ों चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के चित्रों नृत्य करते हुए, मदिरा पान करते हुए, जुलूस में भाग लेते हुए चित्रों को बेहतर चित्र माना जाता है। भीमबेटका के चित्र यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक, मैक्रोलिथियो। पूरा पाषाण काल प्लेस्टोसिन, अत्यंत हिम। मध्य पाषाण काल होलोसिन, गर्म प्लस शुष्क। क्लाइमेट चेंज, फ्लोरा एंड फौना का उद्भव, नए परिवर्तन, संक्रमण का युग। फ्लोरा वनस्पति से संबंधित है, जबकि फौना जंतु से संबंधित है। मध्य पाषाण काल संक्रमण का काल था। इस समय पुरानी जलवायु की समाप्ति हुई तथा आज जैसी जलवायु का आगमन हुआ। फलतः मानव के औजार, शिकार के तरीके तथा अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
विशेषताएं। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। औजार। इस समय मानव ने दूर से फेंक कर मारने वाले औजार प्रक्षेपास्त्र तकनीक का निर्माण किया, जिसके तहत तीर, धनुष, भाले आदि का प्रयोग किया गया। उसने पत्थर के छोटे छोटे औजारों माइक्रोलिथिक का निर्माण किया, जो निम्न है। त्रिकोण, ट्रियंगल, अर्धचंद्राकार, समलंब आकार के ट्रैप। शिकार एवं भोजन। इस काल में मानव मुख्यतः शिकारी व संग्रहकर्ता ही था। मध्य का पाषाण तक मानव शिकारी एवं संग्रहकर्ता ही था, लेकिन उसके शिकार व शिकार करने के तरीकों में दोनों में बदलाव हुआ। छोटे जानवर का शिकार करना, मछली मारना, पक्षियों का शिकार करना, पर्चिंग पक्षी नहीं, अनाज खाने वाली नहीं, खाद्य वस्तुएं बटोरना आदि मानव के मुख्य व्यवसाय थे। जनसंख्या वृद्धि। इस काल में जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण मानव के आहार में पूर्व की अपेक्षा अधिक विविधता, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज आदि का आना था। यंत्र तंत्र, कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ। विश्व संदर्भ में छिटपुट ढंग से कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में ही हो गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया। इन्हें सिलेज गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था। नागौर, राजस्थान, जहाँ सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया, तथा आजमगढ़, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, मध्य प्रदेश आदि भारतीय स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थलों सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महदहा सभी प्रतापगढ़ जिले में से मध्यपाषाण काल के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य, अस्थायी आवास, पशुपालन, शब्द अपनाना आदि प्राप्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट फॉर फिशियस। बेलन घाटी के मध्यपाषाणिक स्थल सराय नाहर राय, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिला में है। यहाँ से पत्थर, प्रस्तर के औजार, माइक्रोलिथिक तथा हड्डियों के उपकरण मिले हैं। इनके आवास घास फूस के बने होते थे, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं पत्थर का भी फर्श बनाने का कोशिश की है। खुदाई से घरों के चारों तरफ खंभे गाड़ने के निशान मिले हैं। यहाँ से भी आवास के साथ एक पंक्ति में 3 समाधान मिले हैं। चौपाली मांडो, बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चौपाली मांडो, बेलन घाटी, इलाहाबाद से एक साथ 3 समाधान मिले हैं। यहाँ से भी अस्थायी जीवन के चिन्ह मिले हैं। इनके आवास झोपड़ी के रूप में बने थे। उत्खनन से चूल्हा, चकियाँ, मूसल प्राप्त हुई है। उदाहरण मदहदा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ भी पशुओं का बूचड़ खाना, गोबर रखने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भी आवासों के साथ समाधान मिले हैं। जुड़वा समाधान मिला है मदहदा से। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल शब्द को सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने दिया था। इसे रिवोल्यूशन चार्ल्स गार्डन ने कहा। रिवोल्यूशन चार्ल्स गार्डन चाइल्ड ने कहा रिवोल्यूशन। नवपाषाण काल क्रांतिकारी का काल था। विश्व संदर्भ में इसकी विशेषताएं निम्न है। नए प्रकार के औजारों का निर्माण, जिन्हें घिस कर, खुदा कर तथा पॉलिश कर बनाया गया है। विश्व स्तर पर नियमित खेती का प्रारंभ। ओखली, मूसल एवं सिलबट्टे का प्रयोग हुआ। नियमित पशुपालन का प्रथम साक्ष्य पश्चिमी एशिया से प्राप्त हुआ है। मृदभांड, चाक का पहिया, अस्थायी आवास एवं ग्रामीण समुदाय का विकास, कृषि। नवपाषाणी क्रांति का मुद्दा। नवपाषाणी विशेषताएं अपने स्वरूप में काफ़ी क्रांतिकारी थी, अतः गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने इसे क्रांतिकारी काल की संज्ञा दी है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना था कि खेती, पशुपालन आदि का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से ही हो चुका था, तो क्यों ना इसी काल को क्रांति के काल की संज्ञा दी जाए। इसका उत्तर देते हुए गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि नवपाषाण काल से पहले कृषि एवं पशुपालन आदि
से कोई गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। यह परिवर्तन नवपाषाण काल में हुआ है, अतः इसे ही क्रांति का काल कहना उचित होगा। अधिकांश विद्वान गॉर्डन चाइल्ड की बातों से सहमति रखते हैं। नोट: पूर्व में कृषि के विसरण सिद्धांत के तहत यह माना जाता था कि कृषि का प्रारंभ नतूफियन संस्कृति इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, धवन्याकार प्रदेश में सर्वप्रथम हुआ, लेकिन अब इसे नहीं माना जाता है। अब माना जाता है कि विभिन्न अनाजों की खेती दुनिया में स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रारंभ हुई है। जैसे पश्चिमी एशिया में सर्वप्रथम जौ तथा गेहूँ, भारत में सर्वप्रथम चावल तथा कपास, अमेरिका में सर्वप्रथम मक्का की कृषि प्रारंभ हुई। मानव द्वारा उपजाए जाने वाले फसलों का क्रम है जौ, गेहूँ, चावल। मृदभांड निर्माण नवपाषाण काल की अपरिहार्य विशेषता नहीं है। मृदभांड निर्माण नवपाषाण काल की अपरिहार्य विशेषता नहीं है। ऐसी भी नवपाषाणिक बस्तियां प्राप्त हुई हैं जहाँ से मृदभांड नहीं मिला है। भारत में नवपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों की विशेषताएं एक जैसी एकरूपता नहीं पाई गई है, बल्कि इनमें क्षेत्रीय अंतर दिखाई देते हैं। उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर 2500 से 1500 BC, पश्चिमोत्तर क्षेत्र NNWF जौ, गेहूँ, कपास, खजूर 7000 से 3500 BC, रागी दक्षिण भारत में 2500 से 1500 BC, चावल मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी 4000 से 1200 BC, पूर्वोत्तर क्षेत्र 2000 से 1000 BC। भारतीय नवपाषाण की क्षेत्रीय विविधता। पश्चिमोत्तर की नवपाषाणिक संस्कृति 7000 से 3500 BC। इसके तहत मेहरगढ़, सरायबोला, किलीगुल मुहम्मद, राना घुंडई आदि स्थल आते हैं। इनमें मेहरगढ़ सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ से जौ की 2 तथा गेहूँ के 3 किस्मों, खजूर, कपास विश्व में प्रथम की खेती के साथ प्राप्त हुए हैं। यहाँ पशुपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इनकी बस्तियाँ मुख्यतः घास फूस की थी, लेकिन कहीं कच्ची ईंटों के 4 कमरों वाले मकान भी बनाए गए थे। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। मृतकों के साथ साथ यहाँ जानवरों बकरी को दफनाया जाता है। इससे लगता है कि वे परलोक, आत्मा आदि में विश्वास करते होंगे। उत्तरी क्षेत्र 2500 से 1500 BC। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल बुर्जहोम तथा गुफर काल है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कृषि द्वितीय व्यवसाय था। यहाँ के लोग गर्तावास, जमीन में गड्ढा खोदकर रहना पसंद करते थे। दक्षिणी भारत 2500 से 1500 BC। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल निम्न है: कर्नाटक, मास्की, ब्रह्मगिरी, हलन, पिकलीहल। यहाँ से काफ़ी संख्या में गोबर, राख एवं टीले मिले हैं। संगनकल्लू, आंध्र प्रदेश, उतनूर, तमिलनाडु, पचमपल्ली। दक्षिण भारत में भी पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि द्वितीय का व्यवसाय था। यहाँ के मुख्य फसल रागी या चारा थी। यहाँ की लगभग सभी बस्तियों से भारी मात्रा में गोबर एवं राख के टीले प्राप्त मिले हैं। मध्यपाषाण काल। यहाँ के प्रमुख स्थल कोल्डिवा, मधहदा, चौपानी मांडो आदि हैं। कोल्डिवा 6000 BC से धान की खेती के जंगली तथा बोया जाने वाले दोनों किस्म प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पूर्व में इसे सबसे प्राचीन तिथि माना जाता था चावल के मामले में, लेकिन हाल ही में लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में 8000 BC में चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं, अतः इसे सबसे प्राचीन तिथि माना जाता है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में 8000 BC लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी क्षेत्र 2000 से 1000 BC। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल असम के कछारी मैदानों में
सारातारू, मरक डोला तथा देवा जाली होल्डिंग है। यहाँ भी पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि पर कम बल दिया जाता था। यहाँ के औजार दक्षिण पूर्वी एशिया के औजारों से मिलते जुलते हैं। अतः कुछ विद्वान मानते हैं कि दोनों में संबंध था। जब ऑल इन ऑल देखा जाए तो इस काल में, भारतीय नवपाषाण काल में, कृषि से ज़्यादा बल पशुपालन पर दिया जाता था। कृषि द्वितीय व्यवसाय था। अन्य क्षेत्र की नवपाषाणिक बस्तियाँ। अन्य क्षेत्रों में चिरांद, छपरा, बिहार, यहाँ से पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, लेकिन हिरण के सींग पर बने औजार भारी मात्रा में मिले हैं। पांडु राजा ढिबी तथा महिषडल दोनों पश्चिम बंगाल तथा कुचाई उड़ीसा आदि मुख्य है। जीवाश्मों, पुरावस्तुओं तथा तिथि निर्धारण। जीवाश्मों या पुरावस्तुओं का तिथि निर्धारण। निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि, सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, रिलेटिव डेटिंग मेथड। वस्तुओं के भौतिक प्लस रासायनिक गुणों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। C4 डेंटिंग, KR डेंटिंग, पोटेशियम आर्गन विधि, थर्मोल्यूमिनेसेंस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सापेक्ष निर्धारण तिथि, इसका निर्धारण उत्खनन के स्तरों के सामान्य समझ तथा वस्तुओं की तुलना करके किया जाता है। 4003 बाहरी 2001। निरपेक्ष निर्धारण की विधियाँ। कार्बन 14 डेटिंग, C14 डेटिंग विधि। C14 तिथि निर्धारण कार्बन के दो समस्थानिकों C12 एवं C14 की आपसी विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। यह केवल जीवित जीवों जो मर चुके हैं, एनिमल एंड प्लांट्स के मामले में किया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विलियर्स लिब्बा ने किया था। इसके लिए उन्हें 1949 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राप्त हुआ है। पोटेशियम आर्गन मेथड, KR डेटिंग। निर्जीव वस्तुओं के मामले में, विशेषतः चट्टानों के मामले में इसका प्रयोग किया जाता है। KAR40 चेंज रेडियोएक्टिविटी। यह सभी ज्ञात विधियों में सबसे प्राचीन तिथि निर्धारण करने वाली विधि है, पोटेशियम आर्गन मेथड। चट्टानों के अत्यंत प्राचीन तिथि का निर्धारण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी में। थर्मोल्यूमिनेसेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अपने निर्माण के दौरान सभी वस्तुएं वातावरण से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अगर वस्तुओं को 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाए तो ये संचित इलेक्ट्रॉन को निर्मुक्त रिलीज कर देती है, जिन्हें मापकर वस्तुओं की तिथि निर्धारण की जा सकती है। इस विधि का इस्तेमाल अधिकांश मृत भांडों के तिथि निर्धारण में किया जाता है। बच-वाले सिद्धांत, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। रिंग पैटर्न के विश्लेषण के आधार करके किया जाता है। सामान्यतः एक साल में एक रिंग वाले बनता है, मैक्सिमम 1100 ईयर। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति, 2500 से 2600 BC। में 5 लाख BC से 2600 BC, 5000 से 2600 BC ताम्रपाषाणिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता 2600 से 1900 BC। हड़प्पा बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृति 2000 से 100 BC। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता से पहले आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ विद्यमान थी, जो निम्न है। अफगानिस्तान स्थित स्थल मुंडी गाक देह मुरासी घुंडई। पाकिस्तान स्थित स्थल राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद, कुल्ली नाल, आमरी, कोट दीजी। भारत में स्थित स्थल कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। हड़प्पा पूर्व के उपरोक्त ताम्रपाषाणिक लोग ग्रामीण संस्कृति के लोग थे।
इनके घर या आवास घास फूस की झोपड़ियों के बने थे। कहीं कहीं इन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग कर भी घर बनाने में किया जाता है। ये तांबा, पीतल तथा चांदी का प्रयोग करते थे। इन्होंने किलाबंदी भी किया है तथा अनाज रखने के लिए अन्नागार भी बनाए हैं। ये दूरस्थ व्यापार भी किया करते थे। इनमें से अधिकांश बस्तियां हड़प्पा के शहरी चरण में परिवर्तित हो गई। विलेज, टाउन, विलेज।